अब हम चल रहे हैं उन चीजों को आज जानने, उन चीजों का आज समझने जिसके माध्यम से न्यायपालिका ने जन सामान्य में अपने प्रति विश्वास को बढ़ाया और जनता को यह भरोसा दिलाया कि हाँ, मैं जब तक हूं तब तक आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। तो उस चीज को यहां पर न्यायिक सक्रियता कहा गया है। तो आज हम चल रहे हैं न्यायिक सक्रियता के बारे में जानने और समझने कि न्यायिक सक्रियता ने किस प्रकार से जन सामान्य के जीवन को बदलने में न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट किया कि न्यायपालिका आपके साथ होने वाली गलत चीजों को किस प्रकार से रोक सकती है और न्यायपालिका आपके जीवन को किस प्रकार से बदल सकती है। यह समझाने में न्यायपालिका ने अपनी न्यायिक सक्रियता का प्रयोग करके लोगों को बताया और ये भरोसा दिलाया कि आप लोग मुझ पर भरोसा करें, मैं आपके कदम कदम पर साथ हूं, आप तनिक भी डरिए मत। समझ में आई बात? तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि क्या है न्यायिक सक्रियता और इसने किस प्रकार से न्यायपालिका के चरित्र को, छवि को जन सामान्य के मन में तब्दील की। चलिए सुनिएगा। क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है? सुना है जनहित याचिका? जनहित याचिका शब्द से ही पता चल रहा है जिस चीज में जनता का हित है उससे संबंधित याचिका या अपील। समझ में आई बात? तो उसे जनहित याचिका कहते हैं या उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोमुखी बना दिया है। जनोमुखी मतलब जनता के प्रति ज्यादा से ज्यादा उत्तरदायी, जनता के प्रति ज्यादा से ज्यादा समर्पित बना दिया है। किसको? न्यायपालिका को। आज के समय पर न्यायपालिका जनता के मुद्दों को बहुत बड़े स्तर पर उठा रही है और उन पर काम कर रही है। तो जनहित याचिका ने और न्यायिक सक्रियता ने न्यायपालिका का और जनता के बीच में रिश्ते को बहुत ज्यादा क्लोज कर दिया है। पहले न्यायपालिका तक लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब से ये न्यायिक सक्रियता बढ़ी है, जनहित याचिकाएं बढ़ी हैं, तब से लोग बहुत आसानी से न्यायपालिका तक पहुंच रहे हैं और अपनी समस्याओं को न्यायपालिका के सामने रख रहे हैं और उन्हें सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आज के टाइम पर आप देखो, जनता से संबंधित हर मुद्दा न्यायपालिका तक पहुंच जाता है, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो प्रदूषण का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। आज के टाइम पर न्यायपालिका उस पर अपनी टिप्पणी देती हुई दिख जाएगी आपको। कि दिखती है कि नहीं दिखती? चाहे पटाखे का मामला ले लो, अभी पटाखा हो गया, प्रदूषण हो गया, इस पर न्यायपालिका अपनी बात रखती हुई दिखाई पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो ये क्या है? यही तो है जनहित। जनता के हित में आजकल वो काम कर रही है पूरे डेडिकेशन के साथ। अब जरूरी नहीं है कि कोई जाकर उसमें केस फाइल करे तभी वो बोलेगी, ना 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 ना। अब केस फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिना केस फाइल हुए भी उन चीजों पर आज के समय पर चर्चा कर रही है जो जनता के जीवन से संबंधित है, जनता के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो इन विषयों पर काम करना ही न्यायपालिका की जनहित या न्यायिक सक्रियता कहलाती है। न्यायिक सक्रियता का मतलब जो जनता से संबंधित विषय है उन विषयों पर काम करने की इच्छा शक्ति न्यायपालिका की, वो ही उसे जनता के प्रति जवाबदेह बना देती है। ठीक है, आगे सुनिएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। तो आज के टाइम पर भारत में न्यायिक सक्रियता का तरीका क्या है? आप जनहित याचिका फाइल कर सकते हैं और उसके बाद फिर न्यायालय को लगता है कि हाँ, ये मेरे सुनवाई लायक विषय है, तो उस पर वो सुनवाई करती है और लोगों को उस समस्या से समाधान देने का काम करती है। आगे सुनिएगा। आखिर जनहित याचिका है क्या?
आखिर जनहित याचिका है क्या? ये प्रश्न आना चाहिए आपके मन में, लेकिन आपके मन में कुछ नहीं आता, वो बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। यह प्रक्रिया है हमारे देश में कि आपका व्यक्तिगत नुकसान जब तक नहीं होगा तब तक आप अदालत नहीं जा सकते हैं। यह हमारे देश में कानून है कि आप अदालत तभी जाएंगे जब आपका व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, नहीं तो आप अदालत नहीं जा सकते। लेकिन एक समय के बाद भारत में बहुत सारे समाज सेवी लोग हुए, शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा, तो उसके बाद जब भारत के लोगों ने ये देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अदालत नहीं जा सकते, तो फिर उन्होंने अदालत को इससे रूबरू कराया कि आपके होने का तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। जिसके लिए आपको बिठाया गया है, बनाया गया है, कमजोरों के लिए, मजलूमों के लिए, वो तो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो आपके होने का अर्थ क्या रह जाएगा? तो फिर अदालत ने जनहित याचिका का एक प्रारूप तैयार किया। फिर उसके माध्यम से जो लोग कमजोर हैं, मजलूम हैं, उनके बिहाफ पर कोई भी केस फाइल कर सकता है और उनका केस लड़ सकता है। जिसका हमने उदाहरण कौन से चैप्टर में पढ़ा था? दूसरे चैप्टर में, कॉमनवेल्थ गेम में मजदूरों के साथ हुए शोषण वाले में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद रखो इन सब चीजों को, तभी आगे बढ़ पाओगे। कनेक्ट हुआ ना? वहां जनहित याचिका ही तो थी ना। समाज सेविकों ने जनहित याचिका अदालत में दायर करी कि इन मजदूरों के साथ बदुआ मजदूरी कराई जा रही है, इनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, था ना यही? तभी तो फिर अदालत ने आदेश दिया किसको? सरकार को, कि इनको इनकी दैनिक मजदूरी दिलाई जाए और इन्हें एक स्वस्थ और स्वच्छ स्थल प्रदान किया जाए रहने के लिए। कहा ना? है ना? समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? पक्का? चलो आगे सुनो। कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अब यहां से अंडरलाइन करने वाली बात है, सुनना बहुत ध्यान से। एनसीईआरटी की किताब उठा लो आप लोग भी, सुनना बहुत ध्यान से। 1989 ठीक है में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1989 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। अंडरलाइन करने वाली बात है यहां। 1989 में एक ऐसे केस पर न्यायालय ने सुनवाई की जिसको पीड़ितों ने दाखिल नहीं किया था, उनके बिहाफ पर कुछ और अन्य लोगों ने दाखिल किया था। तो वहीं से जनहित याचिका वाला कॉन्सेप्ट भारत की न्यायिक प्रणाली में सम्मिलित हो गया। उससे पहले भारत की न्याय प्रणाली में जनहित याचिका नामक कुछ भी नहीं था। जनहित याचिका नामक और न्यायिक सक्रियता वाली कोई चीज नहीं थी। समझ में आई बात? तो न्यायिक सक्रियता का प्रादुर्भाव भारतीय न्याय प्रणाली में 1989 में होता है। 1989 ठीक है, 1989 1979 में, 1979, जिनको हिंदी में गिनती नहीं आती उनके लिए ये याद रखियो। ठीक है, चूंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अंततः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया।
उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिनमें जनसेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयं सेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। तो आज के टाइम पर जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी तरीका है और इसके माध्यम से जनता की सामान्य से सामान्य समस्या को न्यायपालिका के सामने रखा जा रहा है और जिन विषयों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, न्यायपालिका के माध्यम से सरकार पर यह दबाव बनवाया जा रहा है कि सरकार उस पर काम करे। समझ में आई बात? सरकार उस पर काम करे और सरकार बेहतरीन तरीके से काम करे, सिर्फ काम नहीं, बेहतरीन तरीके से काम करे और जनता की समस्याओं को दूर करे। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? पक्का? चलो आगे सुनो। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुकदमे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। सिर्फ लोगों के द्वारा फाइल मुद्दों पर ही नहीं, न्यूज़पेपर में छपी चीजों पर, डाक के माध्यम से प्राप्त पत्रों के आधार पर, मतलब फिर न्यायपालिका ने जनता के मुद्दों को अपने समक्ष रखा और उन पर बेहतरीन तरीके से काम किया। मतलब अपनी भूमिका को उसने स्पष्ट किया कि हाँ भाई, मैं जिनके लिए बनी हूं, मतलब गरीब मजलूम लोगों को अधिकार दिलाने के लिए मैं आई हूं, तो मैं उनके लिए पूरी तरीके से काम करूंगी। तो ये न्यायिक सक्रियता उसका एक तरीका है। किसका? न्यायपालिका का जनता के अधिकारों की रक्षा करने का एक तरीका है। समझ में आई बात? न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायपालिका का जनता के अधिकारों की रक्षा करने का एक तरीका है, जिसके माध्यम से न्यायपालिका ने अपने देश की जनता और जनार्दन के अधिकारों की सुरक्षा की है। समझ में आई बात इतनी की नहीं आई अभी भी? पक्का भाई? समझ पक्का ना? कोई दिक्कत? पक्का ना? चलो आगे सुनो। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाने पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। ठीक है। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिका दायर करने की इजाजत दी। तो फिर अदालत ने भी फुल छूट दी और उन लोगों को काम करने के लिए पूरे अधिकार दिए जो लोग जन सेवा करना चाहते थे। जन सेवा करना और जनता के अधिकारों की सुरक्षा करना चाहते थे, उन लोगों को फिर अदालत ने ये इजाजत दी कि आप इन गरीब मजलूम लोगों के बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हैं और लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे सुनो। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनाने पर बाध्य हुई। चुनावी प्रणाली को भी इससे ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। न्यायपालिका ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया। इससे लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। मतलब फिर न्यायपालिका ने वास्तविक तौर पर जो उसकी भूमिका है भारत के संविधान की रक्षा करने की, फिर उसने पूरी तरीके से निभाना प्रारंभ कर दिया 1980 के
बाद न्यायिक सक्रियता के माध्यम से फिर भारत के संविधान ने वो काम किए, मतलब भारत की न्यायपालिका ने वो काम किए जो वास्तविक तौर पर उसे बहुत पहले से करना चाहिए था, जो उसको करने के लिए बनाया गया है। वास्तविक तौर पर जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तो बनाई गई है ना न्यायपालिका। तो ये काम फिर उसने बेहतरीन तरीके से करना प्रारंभ कर दिया और जनता के हितों की रक्षा एक नंबर करने लगी हमारी न्यायपालिका। समझ में आई बात? एक नंबर तरीके से हमारी न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करने लगी। समझ में आई बात इतनी सी कि नहीं आई? पक्का? आगे सुनो। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इससे न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा है। दूसरे न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया है जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। ये भी हुआ है भाई, ठीक है। लेकिन ये भी है कि न्यायपालिका अगर कार्यपालिका अपने कार्य को सही ढंग से अंजाम नहीं दे रही है तो वो भी तो एक प्रकार से अपराध ही है ना जनता के ऊपर। तो जनता उसके लिए कहां जाए? तो न्यायपालिका अगर वो काम करवा सकती है तो न्यायपालिका के पास जाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तो ये चीजें भी, तो इससे क्या हुआ? इससे पावर चेक एंड बैलेंस भी तो बना है ना। एक तरफ मैं मानता हूं कि हाँ कामों में धुंधलापन आया है, लेकिन इससे एक चेक एंड बैलेंस भी बना है। अब कार्यपालिका के ऊपर एक और अतिरिक्त दबाव तो है कि हाँ भाई अगर मैं जनता के कार्यों को सही समय पर अंजाम नहीं दूंगा तो जनता न्यायपालिका जा सकती है और हम पर न्यायिक दबाव बन सकता है। ये पावर चेक एंड बैलेंस भी तो है। इसे हम पावर चेक एंड बैलेंस भी तो कह सकते हैं। हम इसे कार्यों में धुंधलापन आना जैसे कह रहे हैं, वैसे हम इसको इस शब्दों में भी तो देख सकते हैं कि ये पावर चेक एंड बैलेंस भी तो है। इससे पावर में चेक एंड बैलेंस भी तो आ रहा है। ये क्यों भूल जाते हैं? और इसे भूलना भी नहीं चाहिए हमें किसी भी कीमत पर। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी कुछ भेजे में गया? पक्का कि नहीं गया? क्या गया? कि ये पावर चेक एंड बैलेंस भी तो हो सकता है। इसे हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कामों में इंटरफेयर कर रही है। इसे हम पावर बैलेंस, चेक एंड बैलेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं। लेकिन अगर इन कामों पर काम नहीं हो रहा है और अगर न्यायपालिका इन कामों को करवा सकती है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मैं मानता हूं कि कार्यपालिका का काम है और ये विधायिका का काम है, मैं मानता हूं। प्रदूषण पर काम करना, हवा पर काम करना, जल पर काम करना, भ्रष्टाचार पर काम करना, लेकिन कोई अपनी गलतियां खुद उजागर करता है? मुझे बताओ, आपके अंदर कमियां हैं तो आप अपनी कमियां किसी को बताओगे? आपकी कमियां बताने के लिए किसी और को ही आना पड़ेगा। तो वही काम, वो भूमिका अगर न्यायपालिका निभा रही है तो उसमें दिक्कत कहां है? दिक्कत किस बात की? न्यायपालिका को बिठाया ही इसीलिए गया है कि वो इस काम को अंजाम दे, इस काम को अंजाम दे वो, इसीलिए तो उसे हमने बिठा रखा है कि आप इस काम को करिए। आप इसीलिए हैं, आपका काम ही यही है। समझ में आई बात? तो अगर वो जनता के हित के लिए काम कर रही है तो करे ना, वो भी तो उसका काम है। न्यायपालिका का काम भी तो है जनता का हित करना। भाई न्यायपालिका हमने बनाई किस लिए? हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारे संविधान की रक्षा के लिए, हमारी सरकार पर दबाव बनाने के लिए। जनता के हित में काम ना करे वो तो उस पर दबाव बनाए, यही तो काम है ना न्यायपालिका। तो अगर वो इन विषयों पर काम कर रही है तो दिक्कत कहां है? कहां समस्या आ रही है? कौन सी समस्या आ रही है? मैं भी तो जानूं कितनी बड़ी समस्या आ रही है। कोई समस्या नहीं आ रही। समझ में आई बात? आगे सुनो। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारंपरिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है।
लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। भाई अगर विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को सही ढंग से अंजाम नहीं देंगी तो न्यायपालिका को उसमें इंटरफेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से ये भी देश की जनता पर अन्याय है और न्याय देना न्यायपालिका का काम है। और अगर न्यायपालिका अपने न्याय देने के काम को सही से अंजाम नहीं दे रही तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका फिर कोई फायदा नहीं है। इतनी बड़ी संस्था को बनाने का फिर कोई फायदा नहीं है। समझ में आई बात? और पावर चेक एंड बैलेंस बनाना न्यायपालिका का एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी भी है। और अगर ये भी नहीं कर रही तो ये बड़े दुविधा वाली बात हो जाएगी। न्यायपालिका अगर इस काम को अंजाम नहीं दे रही तो ये दुविधा वाली बात हो जाएगी। समझ में आई बात मेरी? न्यायपालिका को हमने ये जिम्मेदारी दी है, हमारे संविधान ने ये जिम्मेदारी दी है कि इस देश की जनता के अधिकारों की रक्षा करें आप। और इस देश की सरकार अगर देश की जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है तो आप उसे रोकें, आप उसे सही दिशा दें। ये काम दिया है ना संविधान ने, किसको? न्यायपालिका को। न्यायपालिका कर रही है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी सीमा में रहते हुए, अपनी सीमा को लांघने की कोई जरूरत नहीं है। आपका उन्हें बोल देना ही काफी है। आप अगर किसी समस्या को एड्रेस कर रहे हैं उनके समकक्ष तो उतना ही काफी है, क्योंकि आप कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, आप कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। अब भाई एक बात बताओ मुझे, मेरी समस्या को प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे तो क्या कोई मेरी समस्या को सुनेगा? नहीं। बताओ, अगर मैं कुछ समस्या बता रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे इस प्रकार की समस्या हो रही है और आपका प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता, तो अगर प्रधानमंत्री जी उस पर कोई आदेश देंगे या कोई भी कुछ भी बोलेंगे तो मेरी समस्या सुनी नहीं जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। तो अगर न्यायपालिका सिर्फ इतना कह दे रही है कि हाँ, हवा और पानी स्वच्छ मिलना हर नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो सरकार पर यह दबाव अल्टीमेटली बन जाएगा। कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली बन जाएगा कि सरकार स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण देश की जनता को मुहैया कराए। समझ में आई बात?